नमस्कार, स्वागत है आपका डीवी लाइव में। आज हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाने जा रहे हैं जिनकी बात कल यानी 24 जनवरी को बनने वाली है। ऐसा हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि हमारे साथ मौजूद हैं अशोक ढींगरा जी, जिनकी कल सभी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर रिलीज होने वाली है फिल्म, जिसका नाम है बनेगी अपनी बात। तो सबसे पहले स्वागत है आपका अशोक ढींगरा जी। नमस्कार। तो सर, सबसे पहले जान लेते हैं, ये जो नाम है बनेगी अपनी बात, इस फिल्म के पीछे एक आशावादी भाव है जो झलक रहा है। तो हम सबसे पहले जानना चाहेंगे कि बनेगी अपनी बात नाम के पीछे की कहानी क्या है। देखिए, ऐसा है, इस फिल्म का नाम कुछ और था और एक बड़ी समस्या है हमारी इंडस्ट्री, जिसको आप कहें फिल्म इंडस्ट्री कह लीजिए, फिल्म जगत में लोग बहुत सारे टाइटल्स पहले रजिस्टर करवा के रख लेते हैं। ये एक बहुत बड़ा कार्टेल है जिसको तोड़ना बहुत ज़रूरी है, कि जो इन लोगों का फिल्म व्यवसाय से कोई लेना देना नहीं है, वो सिर्फ मैच इसलिए करवा के रख लेते हैं टाइटल्स रजिस्टर अपने नाम से कि बाद में इनको बेचा जाए। तो आप ऐसा भी कुछ भी शीर्षक आप अपनी कहानी के लिए चुनें या जो कहानी के लिए आप रखते हैं, पता लगता है कभी कभी इत्तेफाकन तौर पर पहले ही रजिस्टर्ड है। तो हम बड़े परेशान थे भाई। स्क्रिप्ट रीडिंग सेशन चल रहा था रघुवीर यादव जी के घर में और हम कुछ कलाकार और बैठे हुए थे, हम लोग बात कर रहे थे। तो हमने कुछ टाइटल्स पे बात शुरू की, तो फिर पता लगा ये भी रजिस्टर्ड है, वो भी रजिस्टर्ड है। तो बोले तुम यार चिंता मत करो, तुम्हारी बात बनेगी। तो मैं कहा सर यही रख ले। बोले क्या? मैं कहा बनेगी अपनी बात। बोले रख लो यार, बहुत बढ़िया है। तो इस तरीके से कुदरती तौर पे ये हुआ कि ये एक नेचुरल उभर के आया, कि कहानी में इसी तरीके से है कि कहानी में लोग कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, कुछ ना कुछ बनाना चाहते हैं, एक अपना मुकम्मल काम जो है वो हासिल करना चाहते हैं। तो ये बड़ा अप्रोप्रिएट लगा उस वक्त, तो हमने ये रखा बनेगी अपनी बात। आपने अभी नाम लिया रघुवीर यादव जी इस फिल्म में हैं, और कौन कौन से एक्टर्स हैं जो इस फिल्म में हैं? देखिए, रघुवीर यादव हैं इसमें, दर्शन हैं, अजय गेई हैं, पीयूष मिश्रा जी हैं, राजेंद्र गुप्ता जी हैं, रोशनी अचरेजा हैं और शिल्पी अरोड़ा थी इस फिल्म में। तो ये सारे थिएटर के मजे हुए कलाकार हैं और काफ़ी हद तक इसमें बहुत सारे जो कलाकार ऐसे हैं जो एनएसडी से, राष्ट्रीय नाट्य मंच जो है दिल्ली का, उससे स्नातक भी हैं। तो बहुत सारे कलाकार वहाँ से भी हैं इसमें हमारी फिल्म में। तो ये जो नाट्य कलाकार मंच है वहाँ से हैं, और आप भी एफटीआई से हैं। सर एफटीआई, सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट कैलकाटा। तो ये जो एफटीआई और एनएसडी का जो संगम है वो किस तरह से फिल्म में ये बड़ा एक देखिए इत्तेफाक ही हुआ जी कि हम इंस्टीट्यूट पास आउट करके आए और हम जब बनाना शुरू किया तो हमारी एक आदत थी कि भाई अपनी एक टीम में काम करने की। कैमरामैन था, वो भी मेरा बैचमेट था। एडिटर थे हमारे संजीव दत्ता, वो नहीं रहे। वो हमारे सीनियर भी थे और मेरे मित्र भी थे, वो भी एफटीआई से थे। तो हमारा चलता रहता था आपस में गुफ्तगू और चर्चा चलती रहती थी कहानियों पे। साउंड डिज़ाइनर जो हैं हमारे हितेश चौरसिया, वो भी मध्य प्रदेश के हैं और वो भी मेरे जूनियर हैं, एक बैच जूनियर हैं, वो भी एसआरएफटीआई के हैं। तो इस तरीके से कुदरती ये हुआ कि जो आर्टिस्ट की बात आई तो हमारे बजट भी बड़े छोटे थे, हमारे पास बहुत ज़्यादा बजट भी नहीं था कि हम बहुत महंगे कलाकारों को करते, और हमें अच्छे कलाकार चाहिए थे, हमें महंगे कलाकार नहीं चाहिए थे। और उसलिए फिर हमें रुख करना पड़ा एनएसडी की या थिएटर की ओर। थिएटर से आर्टिस्ट लिए जाए या एनएसडी से आर्टिस्ट लिए जाए। कुदरती ये हुआ कि सारे जितने भी आर्टिस्ट हैं इसमें 90% सारे थिएटर बैकग्राउंड से हैं और सारे मैक्सिमम जो है एनएसडी के पास आउट है इसमें। तो सर, ये जो फिल्म बनाने का विचार है वो क्यों आया और इसकी शुरुआत कब हुई? आपने कब फिल्म कौन सी फिल्म से आपकी शुरुआत हुई? देखिए, ये मेरी पहली फिल्म है देखा जाए तो। इंस्टीट्यूट पास आउट होने के बाद वैसे तो मैं एडवर्टाइजिंग, डॉक्यूमेंट्री और कॉर्पोरेट फिल्में बना रहे हैं, कर रहे हैं। पटकथा बड़ी लिखी है, 5-6 पटकथाएँ लिख दी हैं। और सिनेमा की यात्रा तो बहुत पहले से शुरू हुई थी, कोई तकरीबन 25-30 साल हो गए। दैट वाज ए प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन। धीरे धीरे जो है सिनेमा का झुकाव हुआ। मैंने बॉम्बे काम किया, फिर मैं फिल्म इंस्टीट्यूट गया, फिर वहाँ से मैंने ट्रेनिंग ली और पास आउट हुए और फिर हम कर रहे हैं। और इस तरीके से ये हुआ कि जब हमने सोचा इस फिल्म के लिए, तो ये कहानी थी जो हमने सोचा यार ऐसी कहानी कही जाए जो हमारी अपनी हो, जो हमारे अपने उसको दर्शाती हो, हमारे अपने पॉइंट ऑफ व्यू को दर्शाती हो कि भाई किस तरीके से सिनेमा जो है एक फिल्म मेकर बना रहा है, उसके पास रिसोर्सेज बिल्कुल नहीं हैं। तो ये एक बड़ा चैलेंजिंग भी था और बड़ा नया भी था और हटके भी कहानी थी।
जैसा कि आप अभी बता रहे हैं वैसा ही हमने कुछ टीजर में भी देखा है, तो हम जानना चाहेंगे कि कहानी क्या है संक्षेप में। मुझे लगता है कि जो आप बता रहे हैं उसी से रिलेटेड कुछ कहानी है, कहानी देखिए, या कहानी कहेंगे भी वो आपकी ही कहानी है। हाँ, ये बिल्कुल आप कह सकते हैं कि अब ये ऑटोबायोग्राफिकल कहानी हो गई हम सबकी जितने इसमें काम कर रहे हैं, कि किस तरीके से बिना रिसोर्सेज के और बिना कम रिसोर्सेज के उस पर हमने ये फिल्म बनाई है। और कहानी भी यही दर्शाती है कि किस तरीके से एक फिल्म इंस्टीट्यूट से लोग पास आउट होता है। जो मुख्य किरदार है जो अजय गेही ने निभाया है, वो फिल्म इंस्टीट्यूट पास आउट है। उसको बड़ा जुनून है एक सिनेमा बनाने का और वो करने का, अच्छी कहानी कहने का। उसके पास कहानी तो है, पर चूंकि वो नया है, इंडस्ट्री में नया आया है, कोई प्रोड्यूसर उसको सपोर्ट नहीं कर रहा, कोई उसको लेने को तैयार नहीं है, तो वो बड़ा हताश भी हो गया है। तो फिर वो दर दर धक्के खाता है और वो फिर मिलता है, उसकी मुलाकात होती है रघुवीर यादव से। रघुवीर यादव जो हैं वो इंडस्ट्री में एक सप्लायर का काम करते हैं, जो इंडस्ट्री में प्रॉपर्टीज़ वगैरह जो है वो सप्लाई देते हैं। तो उनको ये जुनून है कि यार अब बहुत हो गया सप्लाई का काम, बोले ये लोग इतना पैसा बर्बाद करते हैं और सब चीज़ तो यहीं पड़ी है, इन चीज़ों पे पैसा खर्चा करने की ज़रूरत क्या है। बोले इनको ले और बना ले फिल्म। तो उनके मित्र हैं जो राजेंद्र गुप्ता जी ने किरदार निभाया है, वो उनको प्रोवोक करते हैं कि भाई ऐसा है तो तू प्रोड्यूस कर ले, तू बना ले। तो इस तरीके से वो भी एक अपना काउंटर पार्ट ढूंढ रहे हैं, वो भी कोई ऐसा लड़का देख रहे हैं या ऐसी कहानी देख रहे हैं जिस पे फिल्म बनाई जा सके या जो हो। अब रघुवीर यादव जो हैं वो बड़े चालाक किस्म के व्यक्ति हैं, वो भी जुनूनी हैं, वो भी कूद जाते हैं इसमें कि भाई हम फिल्म बनाएंगे, लेकिन उनके पास भी पैसे नहीं हैं। तो इस तरीके से टू डिफरेंट वर्ल्ड जो होता है, जिसको आप कहे दो दुनिया मिलती हैं आपस में, ये दोनों मिलते हैं, इनकी यात्रा शुरू होती है। और क्या क्या दिक्कतें आती, क्या क्या परेशानियाँ आती, किस तरीके से ये फिल्म बनाते हैं, ये उस पे है कहानी जो है। तो सर एक फिल्म में एक गानों का बहुत अहम रोल होता है, तो हम जानना चाहेंगे कि इस फिल्म में कितने गाने हैं, किस किस ने गाए हैं। देखिए, इस फिल्म में गाने का सबसे पहले मैं बता दूं गानों का रोल क्या है सिनेमा में। हम जब बात करते, एक मौसीकी होती है जो अब थोड़ी थोड़ी नदारद होती जा रही है। हमारे सिनेमैटिक टर्म में हम इसको बोलते हैं दिस इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट सिनेमैटिक टूल, जो कहानी को आगे ले जाती है, जो कहानी के मूड को डिपिक्ट करती है, उसके एक कैफियत को डिपिक्ट करती है, और उससे हम एक कहानी को आगे हम बढ़ाने में मदद होती है। और एक तो गानों का ये बहुत अहम किरदार था, अभी भी है, लेकिन अब इस धीरे धीरे ये चीज़ें ख़त्म होती जा रही हैं। इसमें 5 गाने हैं। रघुवीर यादव जी ने गाया है, कैलाश खेर जी ने गाया है, सुनिधि चौहान ने गाया है, कृष्णा ने गाया है, सोहम ने गाया है, जैनी ने गाया है। तो इस तरीके से 5 गाने हैं हमारी फिल्म में। गानों पे बड़ी मेहनत की थी हमने इसमें। तो सर अभी आपने रघुवीर यादव जी का पहले नाम लिया कि उन्होंने एक्टिंग भी की है और इस फिल्म में गाना भी गाया है, तो रघुवीर यादव जी जो हैं उनको एक संजीदा कलाकार के तौर पर देखा जाता है, तो उनसे एक गाना गवाना, और हमने टीजर में देखा कि वो डांस भी कर रहे हैं, तो ये इसके पीछे क्या कहानी है कि कैसे उनको आपने गाने के लिए मनाया। देखिए, गाने के लिए एक गाना था जो हमने लास्ट में शूट करना था। गाने के लिए हमारे पास पैसे नहीं थे। जैसे हमने कहा कि जो फिल्म की कहानी है वही हमारी कहानी, हमने भी इस फिल्म को ना पैसे या बिना पैसे के किस्म से समझ लीजिए बनाया है। रघुवीर यादव जी के, मैं और मेरा म्यूज़िक डायरेक्टर था हमारा तरुण, देवाशीष और अर्जुन, हम मिलने गए उनसे किसी और काम से। हम मुंबई में काम कर रहे थे और मिलने गए, तो मैंने उनसे डेट एक्सटेंशन की गुजारिश की कि भाई 2 दिन हमें एक्स्ट्रा दे दीजिए। बोले क्यों? मैं कहा गाना जो फिल्माना है वो गाना नहीं है, हमने कंप्लीट किया, वो गाना कंप्लीट करना है। तो बोले यार दिक्कत क्या है? मैं कहा गायक नहीं मिल रहा, हमारे पास पैसे नहीं है। बोले गाना क्या है? तो तरुण जो था, उसने, हमारा जो म्यूज़िक डायरेक्टर था, उसने थोड़ा सा उनको अंतरा और एक बार मुखड़ा सुनाया। बोले तो बहुत बढ़िया गाना है, तो कोई भी गा देगा, किसी से भी गवा लो। मैं कहा तो आप गा दीजिए। बोले मैं गा दूंगा। तो उसी वक्त रात को फिर हमने शाम को स्टूडियो बुक किया, वो मान गए। उन्होंने गाना गाया, सीढ़ियाँ ला तोड़ तारे हर मेरे आरे आरे, और उसके लिए पैसे भी नहीं लिए। बोले नहीं तुम्हारे पास नहीं है तो मत दो। अच्छा। तो ये बोले कौन सी बड़ी बात है, तुम्हारा काम होना चाहिए, हमें बहुत बस यही हो और कुछ नहीं चाहिए। हमने गाना रात को रिकॉर्ड किया, सुबह अर्ली मॉर्निंग मास्टरिंग की, और फिर अगले दिन जो है पूरा उसको गाने को शूट किया। तो फिर बोले यार अब तुम्हारे समस्या का निवारण हो गया। मैं कहा जी हो गया। बोले अब एक्स्ट्रा डेट तो नहीं चाहिए? मैं कहा नहीं चाहिए। तो इस तरीके से उन्होंने बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया, साथ दिया, और बहुत सपोर्ट रहा सारे आर्टिस्ट का, चाहे वो पीयूष भाई रहे हो, चाहे रघुवीर यादव रहे हो, चाहे अजय गेही रहे हो, चाहे दर्शन रहा हो, या जो भी इसमें जुड़े। फिल्म को बनाने में कितना वक्त लगा?
देखिए फिल्म तो हमारी कंप्लीट हो गई थी, 30-35 दिन में शूट हो गई थी। और क्या ड्यूरेशन है फिल्म की? फिल्म की ड्यूरेशन 2 घंटे की है। 2 घंटे। लेकिन उसके बाद का जो अंतराल है, उसके बाद जो हमने दिक्कतें परेशानी फेस की इसको रिलीज़ करने के लिए थिएटर में, वो फिर वो अंतराल बहुत लंबा रहा कि थिएटर में रिलीज़ करने के लिए फिर बहुत सारी दिक्कतें हैं अपनी, कि रिलीज़ के लिए भी आप ही पैसा लाइए। अच्छा। रिलीज़ भी आप ही करेंगे, नहीं करेंगे, और थिएटर वाले तैयार नहीं होते थे कि छोटे, अब एक टैग लग गया था कि भाई छोटे बजट की छोटी फिल्म। हाँ। तो ये एक टैबो लग गया था। हाँ। जिसको अब जाके हमने ब्रेक किया है। अब हमने फिल्म OTT में रिलीज़ की है, जिसको ओवर द टॉप कह लीजिए। मतलब कहना चाहेंगे कि लॉकडाउन में जो फिल्में थी वो बनी भी नहीं, और रिलीज़ होने में भी, क्योंकि थिएटर में रिलीज़ हो नहीं रही थी, तो ये जो ऐसा वक्त था जो सारे दर्शक जो थे OTT प्लेटफॉर्म्स पर कन्वर्ट हो गए, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा हुआ। मतलब देखिए अंग्रेज़ी में आप इसको कह सकते हैं ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। लेकिन मैं इसको इस तरीके से नहीं देखता। मैं इसको इस तरीके से देख रहा हूँ कि टेक्नोलॉजी का पैराडाइम शिफ्ट हो रहा है। हमने जब पहले सिनेमा शुरू किया था तो एनालॉग पे करते थे हम काम। बाद में सिनेमा भी डिजिटाइज हुआ, अब सारा डिजिटाइज हो गया, एनालॉग ख़त्म हो गया। थिएटर्स जो थे वो भी पहले एनालॉग पे चलते थे, अब थिएटर भी, प्रोजेक्शन भी डिजिटाइज हो गई। पहले सिंगल स्क्रीन थिएटर्स होते थे, मल्टीप्लेक्सेस आ गए। मल्टीप्लेक्सेस में एक बहुत बड़ा माफिया आ गया, जिसने सारे थिएटर्स को सारा कंसोलिडेट करके अपने मुट्ठी में कर लिया। अब एक व्यक्ति डिसाइड करता है कौन सी फिल्म रिलीज़ होगी, कौन सी नहीं होगी। हाँ। ये शिफ्ट हुआ 2009 में, बहुत बड़ा शिफ्ट आया है। उसके बाद ये जो अब ओवर द टॉप का सीज़न आया है, या जो पिछले 3-4 साल से बहुत रेवोल्यूशन आ गया है OTT का जिसको कहते हैं, या वो, तो ये एक अपॉर्चुनिटी देता है सिनेमा को। डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है अब एक अपॉर्चुनिटी देता है। अब बहुत सारे ऐसे माध्यम आ गए हैं जहाँ आप कहानी बनाएं, आप अच्छी कहानी है तो आप कह के उनको अब लोगों तक, आप दर्शकों तक पहुंचा सकते हैं। तो ये एक नया आयाम है, नया वो है। हमने इसको 1 मिनट भी नहीं लगाया सोचने में। जैसे हमारे पास ये ऑफ़र आया हंगामा से, हमने कहा तुरंत हमने दे दिया उनको। हमने इसमें मिनट भी नहीं लगाया सोचने में। और इस तरीके से प्लेटफॉर्म पे रिलीज होगी? ये अब हंगामा वाले रिलीज़ कर रहे हैं, कल रिलीज़ होगी 12:30 बजे हंगामा पे होगी। मैक्स प्लेयर पे करेंगे, हंगामा पे करेंगे, वोडाफोन पे करेंगे और एयरटेल पे करेंगे। टाटा फिंच है उनका, उस पे कर रहे हैं। अभी तक तो 5 है। तो जितने भी दर्शक इस इंटरव्यू को देख रहे हैं उन सबको हम बता दें कि MX प्लेयर, हंगामा और क्या बताया, एयरटेल है, वोडाफोन। आप लोग इस फिल्म को ज़रूर देखें क्योंकि एक बहुत अच्छी कहानी साथ लेकर आई है। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि इतने वक्त जो लॉकडाउन में जो फिल्में रिलीज़ नहीं हुई और अब आकर सब अभी ही सारे लोग OTT प्लेटफॉर्म्स पर कन्वर्ट हुए हैं, तो इस बीच कितनी परेशानियां फिल्म इंडस्ट्री में हुई? देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट जो है वो आके रुक गई है, फंस गई है। क्योंकि जो लोग अपनी इन्वेस्टमेंट करके बैठे थे, महंगी इन्वेस्टमेंट्स थी, लोगों की बहुत सारा स्टेक था, अब उनके साथ दिक्कतें परेशानियाँ हैं कि बहुत लोगों की फिल्में कंप्लीट हो गई हैं। वो अब देख रहे हैं कि हर व्यक्ति अब OTT पे कर भी नहीं सकता, और हर OTT का भी दायरा जो है बहुत छोटा है, तो उनके पास भी इतनी विंडो नहीं है कि वो इतना ज़्यादा चीज़ें को एकोमोडेट करे। तो वो भी बड़ी सेलेक्टिव, ऐसा नहीं कि आप OTT में कोई फिल्म लेके जा रहे हैं तो वो बड़ा दोनों हाथों से आपको वो कर रहे हैं कि नहीं लाइए दीजिए हमको, हम हर चीज़ चला लेंगे। वो हर चीज़ भी नहीं ले रहे, वो भी बड़े चूज़ी हैं, सेलेक्टिव हैं। वो भी कहानियाँ देख रहे हैं, तो उनका भी अपना एक दायरा है जिसमें वो काम करते हैं, कहानियों का और दर्शकों का, और उनका अपना है। बहुत सारे लोग हैं जो अभी इसको होल्ड करके बैठे हैं कि भाई जब माहौल ठीक, अब जैसे वैक्सीन आ गई है तो लोगों में थोड़ा सा आत्मविश्वास बढ़ा है, लोग बाहर जाना शुरू कर रहे हैं, जो कर रहे हैं। अब लोग बाहर जाएंगे, करेंगे, तो मुझे लगता है मार्च-अप्रैल के बाद जो है थोड़ी सी ये दिक्कतें परेशानियां कम हो जाएंगी और थिएटर में वापस लोग लौट के आएंगे। तो थोड़ा सा उसमें राहत, बहुत ज़्यादा राहत, बहुत बड़ी राहत मिलेगी। सर जानना चाहूँगी कि सिनेमा पहले के अकॉर्डिंग अभी कितना अपडेट हुआ है? देखिए अपडेट से, फिल्म बनाने से लेकर रिलीज करने तक में सब सारी चीज़ों में पूछ रही हूँ। जैसे मैंने आपको कहा टेक्नोलॉजी बहुत अपडेट हुई है। टेक्नोलॉजी बहुत रैपिड चेंज हो रही है। एक समय था जब हम पूछा करते थे या फिल्म मेकर पूछता था टेक्नोलॉजी से, भाई तुम क्या दे सकते हो, कि टेक्नोलॉजी का एक रिस्ट्रिक्शन होता था। हमारी ज़रूरतें और हमारी इमेजिनेशन बहुत ज़्यादा होती थी कि हम पूछते थे टेक्नोलॉजी से, यार आपकी लिमिटेशन क्या है बताइए,
कि हम उस दायरे में काम करें। अब टेक्नोलॉजी का दायरा इतना ज़्यादा बड़ा हो गया कि अब टेक्नोलॉजी पूछती है आदमी से कि आप बताओ आपको क्या चाहिए, समझ रही हैं। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज आया है, टेक्नोलॉजिकल पैराडाइम जिसको शिफ्ट बोलते हैं। अब इतना ज़्यादा कि लेकिन इसको हैंडल करने के लिए, इसको इस्तेमाल करने के लिए वो क्राफ्ट आपको पता होना चाहिए, आपका दृष्टिकोण साफ होना चाहिए, आपकी विजन क्लियर होनी चाहिए कि आप कहना क्या चाह रहे हैं, आप देख क्या रहे हैं, आप किस तरीके से उसका आप सपना देख रहे हैं, किस तरीके से उसका वो देख रहे हैं, ताकि आप उसको इफ़ेक्टिवली यूज़ कर सकें। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज भी है उसमें। अच्छा, एक सवाल करते हैं कि एक हाल ही में एक फिल्म बनी, या ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे कई फिल्में हैं जो रिलीज होती हैं जिसके बाद वो कंट्रोवर्सी हो जाती है जिन पर कि सेंसर बोर्ड, क्योंकि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर लागू नहीं होता। तो अभी जो हाल ही में फिल्म हुई उसमें भी लोग सरकार ये चाहती है कि सेंसर बोर्ड उस पर भी लागू हो जाए। तो आपका क्या कहना है कि कितनी दिक्कतें आएंगी फिर उसके बाद, क्योंकि फिर तो रोक लग जाएगी, जिस तरह से थिएटर्स में फिल्में बनती हैं उसी तरह से फिर इसमें बनने लगेंगी। देखिए, सेंसर बोर्ड तो वैसे ही ख़त्म हो चुका है, अब सीबीएफसी हो गया है जी, अब सर्टिफिकेशन बोर्ड हो गया है। तो पुराना सेंसर की शुरुआत 1940-44 से हुई थी अंग्रेज़ों के समय से। तब अंग्रेज़ों ने यह लागू किया था कि आप कौन सी फिल्म दिखा सकते हैं, कौन सी नहीं दिखा सकते, और वहाँ से ये चला। तो हर दौर में हर 10 साल 15 साल बाद सेंसर में सुधार बदलाव आते रहे, लोगों की डिमांड के ऊपर या लोगों की कहानियाँ कहने के ऊपर। और अब जब इंटरनेशनल सिनेमा का हम पे एक्सपोजर पड़ रहा है, हम देख रहे हैं, अगर वो चीज़ें जो आप कह रही हैं आपत्तिजनक है, अगर वो स्टोरी का अभिन्न हिस्सा है, अगर वो कैरेक्टर जो है, जो किरदार है उसका अभिन्न हिस्सा है, तो मैं उसको जस्टिफाई करता हूँ। सिर्फ अगर वो किसी तरीके के सेंसेशन को डालने के लिए कही जाए, उससे कुछ आपत्तिजनक जैसे आप बात कर रही हैं वो चीज़, आपको ये भी नहीं भूलना चाहिए कि फिल्म मेकर की भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो भी ये देख रहा है कि भाई जो दर्शक है वो भी कभी ना कभी ये जो है अपनी फैमिली के साथ या उनके साथ बच्चों के साथ या घर वालों के साथ भी फिल्म देखते हैं या वो करते हैं। लेकिन अगर वो किरदार उस तबके का है, किरदार उस मानसिकता का है, तब बताइए फिर क्या करेंगे। तब वो उस किरदार की ज़रूरत है, तो वहाँ तक मैं उसको जस्टिफाई करता हूँ। मैं अगर उसको सिर्फ महज इसलिए कि सेंसेशन के तौर पे डाला जाए कि भाई हमको एक सेंसेशन क्रिएट करनी है, क्यूरियोसिटी क्रिएट करनी है, ताकि हम लोगों को बता सके कि जी इसमें हमने ये शब्द डाले हैं और ये हमने आपत्तिजनक। लेकिन कहते हैं ना कि फिल्म में वही दिखाते हैं जो इस दुनिया में चल रहा होता है, उसका ही हाँ, एक, मतलब एक ये विषय भी से देखिए, अब तो समाज का अभिन्न हिस्सा है जो सोसाइटी में होता है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि सोसाइटी की हर गलत चीज़ को भी आप सिनेमा में दिखाएं या वो करें। आप अल्टीमेटली आप एक कहानी कहना चाह रहे हैं। तो ये जो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे अभी देखा है आपत्तिजनक चीज़ों के साथ, मतलब एक अभद्र भाषा का इस्तेमाल जो होता है, तो वो कितना सही है फिल्मों में होना? देखिए, मैंने आपको कहा कि अगर वो उस किरदार की, कहानी के किरदार की ज़रूरत का अभिन्न हिस्सा है, तब तक तो मैं उसको सही मानता हूँ। अब जैसे एक छोटा सा मैं उदाहरण दूंगा, काशीनाथ सिंह का एक उपन्यास आया था काशी कैसी, अगर आपने पढ़ा हो या स्मरण हो या काफ़ी लोग जानते होंगे। अब काशी कैसी जिन्होंने पढ़ी है, अब उनको पुरस्कार भी मिला था साहित्य अकादमी उस नावल के लिए, उस इट इज़ अ पार्ट ऑफ ग्रेट लिटरेचर। अब काशी कैसी में जो जिस तरीके से किरदार एक दूसरे को संबोधित कर रहे हैं, तो वो बनारस के किरदार हैं। बनारस के किरदार जब बात करते हैं एक दूसरे से, तो वो उसी लहजे में और उसी वो बात करते हैं, तो वो उनकी ज़रूरत है, वो उनका ढंग है, वो उनकी रोज़मर्रा जीवन शैली का अभिन्न हिस्सा है। अगर मैं उसको ज़बरदस्ती डालूँ, इम्पोज करूँ, तो वो थोपने वाले काम होंगे। तो वहाँ पर मैं उसको जस्टिफाई नहीं कर पाऊँगा, मैं उसको फिर सही नहीं मानता। तो ये दोनों में डिफरेंस है उन दोनों चीज़ों में। चलिए, बहुत सी बातें हो गई फिल्म इंडस्ट्रीज़ की, लेकिन अभी लौट के आते हैं फिल्म की कहानी पर। तो मेरा अगला सवाल है कि इस फिल्म में सबसे ज़्यादा मज़ा किस एक्टर के साथ आया? मेरे को सबके साथ आया जी। सबके साथ सीखने का इसमें बहुत वो मिला, सौभाग्य प्राप्त हुआ। पीयूष मिश्रा के साथ दोनों, एक चीज़ कहना चाहूँगा, जैसे पीयूष मिश्रा और रघुवीर यादव हैं, दोनों थोड़े से अलग स्कूल ऑफ, मतलब हैं एक ही स्कूल ऑफ ड्रामा के। मतलब दोनों का एक बड़ा इंटरेस्टिंग वो है कि दोनों की डिसिप्लिन अलग है। पीयूष मिश्रा जो हैं बहुत ज़्यादा मैथोडिकल एक्टर हैं, जिसको मेथड एक्टिंग कहते हैं। तो
तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस उस पर देते हैं। रघुवीर यादव जो हैं वो बहुत ज़्यादा नेचुरल ट्रेंड एक्टर हैं, तो वो अपनी नेचुरल परफॉर्मेंस पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो ये दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस था। बाकी जो कलाकार थे वो बहुत ज़्यादा खुले हुए नेचुरल थे। अच्छा, जब हम काम करते हैं तब एक बहुत बड़ा स्कोप दायरा खुला होता है, जहाँ जब आपको पता होता है कि आर्टिस्ट भी जो हैं वो ट्रेंड आर्टिस्ट हैं, मंझे हुए कलाकार हैं, तो आपको कुछ रूम देना पड़ता है उनको अपने इम्प्रोवाइजेशन के लिए। तो मैं वहाँ मेथड एक्टिंग को बहुत फिट नहीं पाता, कम से कम। तब ये होता है कि कम एक कलाकार का भी एक विवेक होता है कि वो अपनी प्रिपेयर्डनेस उस कैरेक्टर की कैसे कर रहा है। हाँ। आपने बहुत होमवर्क किया, आपने बहुत मेहनत की, आपने मेथड एक्टिंग का सारा आपने वो लगा दिया, आपने किरदार को प्रिपेयर किया, लेकिन जब आप सेट पे दूसरे कलाकारों के साथ आप इंटरेक्ट कर रहे हैं या उस स्पेस के साथ आप जब इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो वो अपनी एक वाइब्रेशन उस स्पेस की भी आती हैं, वो दायरा भी आपसे कुछ कहता है, वो जगह भी आपसे कुछ कहती है। तो वहाँ पर डायरेक्टर एक्टर को नहीं बता सकता या कोई नहीं बता सकता कि तुम्हें क्या करना है, वो एक्टर को खुद अपनी वो जगह ढूंढनी पड़ती है। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज रहा है इसमें कि जब जितने भी इसमें कलाकार हैं सारे चाहे अजय गेही हो, चाहे दर्शन हो, चाहे शिल्पी हो या राजेंद्र गुप्ता जी हो, रोशनी हो, सब थिएटर से थे। तो इनके साथ एडवांटेज ये हुआ कि ये अपनी अपनी जगह खुद ढूंढ लेते थे। फिल्म से जुड़ी कोई यादगार घटना बता दीजिए। देखिए, यादगार घटनाएं इसमें बहुत सारी हैं जो फिल्म में डिपिक्ट होता है कि जिस तरीके से फिल्म बिना पैसे के, बिना रिसोर्सेज के और बिना उसके बन रही, तो हमने कुछ फिल्म बनाई भी इसी तरीके से थी। हम भी जनूनी तौर पे इसमें कूद गए थे कि सोचा था बहुत रिसोर्सेज हैं, ये है वो है हमारे पास। जब लेकिन फिल्म बना रहे थे तब पता लगा कि हमारे पास भी नहीं है, कम पड़ने लगे। तो हमने भी यही किया कि हमने बहुत सारी चीज़ें जो हैं, लोकेशन, कुछ 2 लोकेशन ऐसी थी जो हमने भी जुगाड़ से अरेंज की थी। बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो हमने दोस्तों यारों से मांगा था, और हम कॉस्ट्यूम्स वगैरह जो है, फिर बाद में ये हो गया था अजय गेही के जो कपड़े थे वो खुद ही अपने लेके आता था, अपने लेके जाता था। तो इस तरीके से जैसे जैसे फिल्म बनती गई हमको रियलाइज़ हुआ यार बजट हमारे पास बहुत कम हो गया, तो सब अपने कपड़े लेके आते थे, अपना काम करते थे, अपने कपड़े लेके चले जाते थे। तो इस तरीके की बहुत घटनाएं हुई और बड़ा मज़ा भी आया था इसमें काम। किस लोकेशन पे शूट हुई है? ये सारा हमने बॉम्बे के स्टूडियोज़ में, बॉम्बे के लाइव लोकेशंस पे किया था। अच्छा, एक सवाल और पूछना चाहूँगी कि फिल्म सिटी की बात आजकल चल रही है बहुत यूपी में। वैसे तो नोएडा में फिल्म सिटी है, लेकिन एक और फिल्म सिटी बनाने की बात चल रही है। तो क्या लगता है आपको कि वो फिल्म सिटी पे जो एक विवाद भी चल रहा है, जो मुंबई में जो अभी संजय राउत ने कहा कि फिल्म सिटी बनाने की ज़रूरत नहीं है वहाँ पर, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने इस बात को कहा कि हम एक फिल्म सिटी बनाएंगे, तो उससे आपको क्या लगता है कि ज़रूरत है फिल्म सिटी दूसरी बनाने की, जबकि नोएडा में पास में ही और ग्रेटर नोएडा में ही बनने की बात देखिए, चल रही है? फिल्म सिटी बनाने की ज़रूरत है या नहीं है ये मैं नहीं कह सकता। सरकार ने अगर निर्णय लिया तो सरकार का अपना दृष्टिकोण होगा, सरकार उस पर काम कर रही होगी, सरकार का अपना ब्लूप्रिंट होगा। फिल्म सिटी मैं कहता हूँ हिंदुस्तान के कोने कोने में बननी चाहिए, जितनी बने उतनी अच्छी हैं। रामोजी राव फिल्म सिटी है आंध्रा में, कलकत्ता में फिल्म सिटी है, चेन्नई में है, बहुत सारी लोकेशंस अच्छी हैं। तो जितनी सिनेमा के लिए ऐसे माहौल डेवलप हों या जो जहाँ पर सिनेमा बनाया जा सकता है, उतनी हम जितने लोग हैं हम लोग उनका स्वागत करते हैं। तो अब उसकी रूपरेखा क्या है, उसमें कौन लोग जुड़े हैं, उनकी डिज़ाइनिंग कैसे है, क्या है, ये अभी तो कुछ हमें समझ नहीं आया। तो इसलिए बहुत ज़्यादा चीज़ें साफ़ नहीं हैं। लेकिन जहाँ तक है फिल्म सिटी बनने की बात, वो होना चाहिए। अब देखिए, बॉम्बे में, मुंबई जिसको आप कहें, बहुत सारी फिल्में वहाँ नहीं बन रही। वहाँ एक इंस्टीट्यूशनल हब हो गया है जहाँ पर आपका बाकी सारे काम होते हैं, जहाँ पर मुख्य निर्णय जो हैं वो लिए जाते हैं, बाकी सारे आपके कलाकार वहीं रहते हैं, टेक्नीशियंस वहीं रहते हैं। पर 70-80% जो फिल्में हैं वो आज मुंबई के बाहर होती हैं, लाइव लोकेशन। क्यों? आपको एक लोकेशन चाहिए, कहानियाँ आपको कहनी है, तो कहानियों के लिए आपको उस दायरे से बाहर जाना पड़ेगा। वो हर कहानी स्टूडियो में नहीं कही जा सकती, उसके लिए एक माहौल चाहिए, उसके लिए एक एटमॉस्फेयर चाहिए। और बहुत सारी फिल्में जो हैं वो उत्तर प्रदेश में शूट हो रही हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की जो पॉलिसी है बड़ी अच्छी है, जो सपोर्ट करती है सब्सिडी वाली, तो बड़ा आकर्षण। फिर लोकेशंस जो है वो अपने आप में बहुत हैं, जैसे दिल्ली की लोकेशंस हैं या यूपी की है, मध्य प्रदेश आप ले लीजिए, मध्य प्रदेश इतना वाइब्रेंट है, तो वो बहुत ज़रूरी है। मैं वही कह रहा हूँ कि ऐसे माहौल बने, ऐसी जगहें बने जहाँ पर अच्छा, उन जगहों पर एक सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि जब छोटी जगहों में या जो बी टाउन, आप सी टाउन जिनको कहते हैं, वहाँ जाके सिनेमा बनता है तो लोकल लोगों को बहुत फ़ायदा होता है उसका। बिल्कुल।
उनकी उत्सुकता भी बढ़ती है, वो देखते भी हैं हाँ। और उनको समझ में भी आता है क्या है, वो इन्वॉल्व भी होते हैं उस पर, और एक जागरूकता और उत्सुकता दोनों बढ़ती है कि भाई ये प्रोसेस है, ये कोई एक वो जो भ्रम होता है कि यार सिनेमा की दुनिया ऐसी है कि हम नहीं जा सकते या हम नहीं छू सकते, वो भ्रम भी बहुत ज़रूरी है तोड़ना। लोगों को पता भी लगना चाहिए, देखिए इतनी मेहनत भी होती है इसमें, इतने रिसोर्सेज लगते हैं, मेहनत भी होती है, और लोगों को वो तालमेल जो है ज़मीन का और कहानियों का, वो बहुत ज़रूरी है। तो उस लहजे से मैं समझता हूँ सराहनीय है। अच्छा, अभी हमने लिस्ट देखी सारे कलाकारों की, सारे कलाकार जो हैं, लगभग कलाकार जो हैं वो मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं, तो और आप भी मध्य प्रदेश से ही हैं, तो आपने ये टीम जो रखी वो पहले से? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक कोइंसिडेंस आप अंग्रेज़ी में कह लीजिए, इत्तेफाक कह लीजिए कि ये सारे जो आए हैं मध्य प्रदेश के ही हम साथी सारे जुड़े हैं, चाहे वो कैमरे के आगे रहे हों या कैमरे के पीछे रहे हों। ये इत्तेफाक ही है इसमें। और राजीव यादव मध्य प्रदेश के थे, पीयूष भाई ग्वालियर के हैं, रघुवीर यादव भी जबलपुर के ही हैं, और बहुत सारे कलाकार इसमें हैं कैमरे के पीछे भी। तो ये एक इत्तेफाक हो गया कि भाई हम गए और मिलते गए, और तब जाके पता लगा कि मध्य प्रदेश के बहुत सारे कलाकार हैं जो आज वहाँ मुंबई में काम कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो बनाने के बाद मुझे इस चीज़ का एहसास हुआ कि यार बहुत सारे कलाकार तो वहीं के हैं। फिर ये एहसास भी हुआ कि यार वो भी छूट गए, उनको भी ले लेते, तो इतने हम तो मैं कहा चलिए अगली बार लेंगे। तो ये अच्छा एक संयोग रहा, इत्तेफाक रहा, बहुत खूबसूरत। लेकिन ऐसा कोई प्री प्लान नहीं था। हाँ। हमारा वो नहीं था, वो बस वो डिस्कवर हो गए वहाँ पर थे। हाँ। तो एक आत्मीयता भी रही। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। एक आत्मीयता भी रही, जब हम बना रहे थे तो बचपन हमने सारा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में गुजारा है, तो वो एक आत्मीयता भी रही, सेल्फ ऑफ बिलोंगिंग जिसको आप कह लीजिए। तो हम जब बात करते थे तो हम ऐसी जगह की नहीं बात करते थे जो हम नहीं जानते थे, या सामने वाले ना जानते हो। हम जब बात कर रहे हैं नर्मदा नदी की, तो सभी लगभग डुबकी लगा चुके हैं उसमें। तो ये चीज़ें बड़ी आकर्षित करती थी हमको, एक खिंचाव भी महसूस होता था इन चीज़ों से। तो बस एक इस इंटरव्यू में एक बात जो निकल कर आई कि एक छोटे बजट की बड़े कलाकारों के साथ बनी हुई फिल्म है जो बहुत धमाल मचाने वाली है। डीबी लाइव की तरफ से आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, और सभी दर्शकों से आग्रह करना चाहूँगी कि फिल्म ज़रूर देखें, फिल्म बहुत अच्छी है। छोटे बजट की जो फिल्म है इसको बहुत सारा प्रोत्साहन दें। नमस्कार।